आज की इस तेज रफ्तार तनाव भरी जिंदगी में अंदरूनी सुकून और एक तरह की स्पष्टता कैसे पाएं? ये सवाल शायद हम सभी किसी न किसी मोड़ पर खुद से पूछते ही हैं। आज हम इसी की गहराई में उतर रहे हैं। हमारे पास द क्लियर लाइफ फ्रेमवर्क नाम का एक ढांचा है जो शायद इस खोज में हमारी मदद कर सके। बिल्कुल। और इस ढांचे का जो मुख्य विचार है वो बहुत ही दिलचस्प है। ये बाहरी दुनिया को बदलने की बात नहीं करता, बल्कि अपनी अंदरूनी दुनिया को संरेखित करने यानी अलाइन करने पर जोर देता है। अच्छा, मतलब बाहर सब कुछ वैसे ही रहेगा, बदलना हमें अंदर से? हाँ, अक्सर हमें लगता है कि शांति का मतलब है कम काम करना या छुट्टियां लेना, पर यहाँ मुद्दा वो है ही नहीं। यहाँ मुद्दा है उस आंतरिक टकराव, उस घर्षण को कम करना जिसे हम इंटरनल फ्रिक्शन कहते हैं। ये हमारी सारी ऊर्जा सोख लेता है। तो चलिए फिर इस बातचीत का मिशन शुरू करते हैं। एक शांत, तेज और ज्यादा संतुलित जीवन के लिए इन 6 प्रमुख सिद्धांतों को समझना। तो पहला सिद्धांत यह है मानसिक शांति, और इसका जो मूल विचार है वो बड़ा गहरा है। क्या है वो शांति समस्याओं को हटाना नहीं है, बल्कि वास्तविकता के प्रति हमारे अनावश्यक प्रतिरोध को हटाना है। ये सुनने में आसान लगता है, पर इसका मतलब बहुत शक्तिशाली है। मतलब क्या इसका? देखिए, ज्यादातर तनाव इस बात से नहीं आता कि हमारे साथ क्या हुआ। तनाव इस बात से आता है कि हम जो हो चुका है उससे अपने मन में लगातार बहस करते रहते हैं। हाँ, ये होता है। दिमाग अपनी सारी ऊर्जा ये सोचने में बर्बाद कर देता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, या ये नहीं होना चाहिए था। बिल्कुल, ये एक तरह से उस बंद दरवाजे को खटखटाते रहने जैसा है जिसके खुलने की कोई उम्मीद नहीं, जबकि शायद बगल में कोई खिड़की खुली हो। एग्जैक्टली, जो हमें आगे का रास्ता दिखा सकती है। इसी से जुड़ी एक बहुत पुरानी और मशहूर कहानी है, एक किसान वाली। हाँ, मैंने सुनी है। एक गांव में एक किसान था, उसका घोड़ा एक दिन भाग गया। गांव वाले आए और बोले, अरे ये तो बहुत बुरा हुआ। और किसान ने शांति से कहा, शायद। हाँ, अगले ही दिन वो घोड़ा वापस आ गया और अपने साथ कई जंगली घोड़ों को भी ले आया। गांव वाले फिर आए और बोले, वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ। और किसान का जवाब फिर वही था, शायद। और कहानी आगे बढ़ती है। उसका बेटा एक जंगली घोड़े को साधने की कोशिश में गिर गया, टांग टूट गई। गांव वाले बोले, बहुत बुरा हुआ। किसान का जवाब, शायद। और फिर युद्ध छिड़ा। गांव के सभी नौजवानों को सेना में भर्ती कर लिया गया, सिवाय उसके बेटे के। तब गांव वालों को समझ आया, ये कहानी सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन असल जिंदगी में जब कुछ सच में बुरा होता है तो ये शायद वाला नजरिया अपनाना मतलब नामुमकिन सा लगता है। ये बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, इसकी शुरुआत एक बहुत छोटे से मानसिक बदलाव से होती है। जब भी मन में ये विचार आए कि ये नहीं होना चाहिए था, उसे तुरंत इस विचार से बदलें, ठीक है, ये हो चुका है। अब यहाँ से सबसे समझदारी भरा अगला कदम क्या है? बिल्कुल, ये बहस को रणनीति में बदल देता है। अपने मन से वो अच्छा, बुरा, सही, गलत, अनुचित ये सारे लेबल हटा दें। सिर्फ इस पर ध्यान दें कि अब क्या। और जब हम ये प्रतिरोध छोड़ते हैं तो इसका हमारे शरीर पर भी असर होता है ना? मैंने कॉर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन्स के बारे में पढ़ा है। हाँ, सीधा असर होता है। जैसे ही हम मानसिक प्रतिरोध छोड़ते हैं, हमारा नर्वस सिस्टम शांत हो जाता है। कॉर्टिसोल, जिसे हम स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं, उसका स्तर गिरने लगता है। अगर ये लगातार बढ़ा रहे तो ये हमारे इम्यून सिस्टम को कमजोर करता है, शरीर को ठीक होने से रोकता है। तो मतलब मानसिक शांति सीधे सीधे शारीरिक स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है। बिल्कुल। तो ये मानसिक प्रतिरोध छोड़ने से सिर्फ मन ही नहीं, बल्कि हमारा शरीर भी शांत होता है। और ये शारीरिक शांति हमें सीधे हमारे दूसरे सिद्धांत पर ले आती है, अच्छा स्वास्थ्य। हाँ, और यहाँ का विचार थोड़ा चौंकाने वाला है। स्वास्थ्य ऊर्जा पाना नहीं है, बल्कि ऊर्जा बचाना है। हम हमेशा और ऊर्जा पाने के तरीकों के बारे में सोचते हैं, कॉफी, एनर्जी ड्रिंक्स, सप्लीमेंट्स, लेकिन हम ये नहीं देखते कि हमारी मौजूदा ऊर्जा कहाँ बर्बाद हो रही है। और इसका सबसे बड़ा स्रोत है वही आंतरिक घर्षण, मतलब गुस्सा, चिंता। हाँ, जब हम गुस्सा करते हैं या चिंता में होते हैं तो हमारी मांसपेशियां अनजाने में ही सिकुड़ जाती हैं, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, सांसें छोटी और उथली हो जाती हैं। ये सब हमारी ऊर्जा को बिना वजह खर्च कर रहा है। जैसे किसी कार का इंजन न्यूट्रल में भी फुल स्पीड पे चल रहा हो। क्या बढ़िया उदाहरण दिया है, बिल्कुल वैसा ही। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। सोचिए, 2 लोग एक जैसा खाना खाते हैं, एकदम सेहतमंद। एक व्यक्ति शांत मन से भोजन का आनंद लेते हुए खाता है, उसका शरीर उस भोजन से पूरा पोषण सोख लेता है। दूसरा व्यक्ति वही खाना खाते हुए अपने काम की चिंता कर रहा है,
उसे वही खाना खाने के बाद एसिडिटी और पेट फूलने की समस्या हो जाती है। खाना नहीं बदला, मन की स्थिति ने सब कुछ बदल दिया। तो इसके लिए क्या करें? यहाँ पर 3 बहुत ही सरल अभ्यास हैं। पहला, अपने विचारों से ज्यादा धीमी गति से खाएं। दूसरा, रोज 10 से 20 मिनट बिना फोन के टहलें। और तीसरा, सांस लेने से ज्यादा देर तक सांस छोड़ें। अच्छा, जैसे अगर 4 सेकंड में सांस अंदर लेते हैं तो 6 या 8 सेकंड में बाहर छोड़ें। ये हमारी वेगस नर्व को शांत करता है। ये वेगस नर्व क्या है? सुनने में बड़ा टेक्निकल लगता है। ये एक तरह से हमारे शरीर का इमरजेंसी ब्रेक है। ये एक बहुत लंबी नर्व है जो हमारे दिमाग से लेकर पेट तक जाती है। जब हम धीरे धीरे सांस छोड़ते हैं तो हम इस नर्व को संकेत देते हैं कि सब कुछ ठीक है, तुम आराम कर सकते हो। इससे शरीर का रेस्ट एंड डाइजेस्ट यानी आराम और पाचन वाला सिस्टम सक्रिय हो जाता है और हम ऊर्जा बचाते हैं। मतलब हम अपनी ही ऊर्जा को बर्बाद होने से बचाकर खुद को स्वस्थ बना रहे हैं। और जब शरीर और मन में इतनी उथल-पुथल हो तो इसका सीधा असर हमारी नींद पर पड़ता है, जो हमारा तीसरा सिद्धांत है। उलझा हुआ हो। हाँ, हमारा दिमाग तभी पूरी तरह से सो पाता है जब उसे लगता है कि अब कुछ भी जरूरी काम बाकी नहीं है। रात को जो हम बिस्तर में लेटे लेटे सोचते रहते हैं ना, वो असल में दिन के वो विचार और चिंताएं हैं जिन्हें हमने दिन में टाल दिया था। तो क्या इसका मतलब यह है कि एक छात्र जो दिन भर टालम टोल करता है और फिर आधी रात तक घबराहट में रट्टा मारता है, उसकी नींद उस छात्र से खराब होगी जो दिन में शांत मन से पढ़ता है, भले ही दोनों ने बराबर घंटे पढ़ाई की हो? निश्चित रूप से। वजह घंटों की पढ़ाई नहीं बल्कि मानसिक समापन या मेंटल क्लोजर है। पहले छात्र ने अपने दिन के काम को एक तार्किक अंत दिया, जबकि दूसरे का दिमाग अभी भी तनाव और अधूरेपन के एहसास से भरा हुआ है। तो इसके लिए कोई नियम है, कोई तरीका? एक सुनहरा नियम है। सोने से ठीक पहले खुद से 3 सवाल पूछें और हो सके तो उन्हें लिख लें। अच्छा, कौन से 3 सवाल? पहला, आज मैंने क्या अच्छा किया? ये कृतज्ञता और आत्मसंतुष्टि का भाव लाता है। दूसरा, कल तक क्या इंतजार कर सकता है? ये दिमाग को बताता है कि अभी सब कुछ हल करने की जरूरत नहीं है। और तीसरा, सबसे जरूरी, आज की एक कौन सी चीज है जिसे मैं अभी जाने दे रहा हूं या दे रही हूं? मैंने ये असल में करके देखा है। पहले मुझे थोड़ा अजीब लगा, पर जिस रात मैंने अपनी सारी चिंताएं एक नोटबुक में लिखी, मुझे सालों बाद वैसी गहरी नींद आई। ये सच में काम करता है। हाँ, लिखने का जो कार्य है वो दिमाग को ये संकेत देता है कि ये विचार अब सुरक्षित है, उसे अब इसे पकड़कर रखने की जरूरत नहीं है। और जब दिमाग को अच्छी नींद से आराम मिलता है तो वो खेलने और कुछ नया बनाने के लिए तैयार हो जाता है। और यहीं से हमारा चौथा सिद्धांत रचनात्मकता सामने आता है। बिल्कुल। और यहाँ का विचार है, रचनात्मकता गंभीरता के दबाव में मर जाती है और जिज्ञासा के माहौल में खिलती है। होता जैसे नहाते समय या टहलते हुए या सोने से ठीक पहले। इसके पीछे क्या विज्ञान है? इसके पीछे सीधा साधा न्यूरोसाइंस है। जब हम पर अच्छा प्रदर्शन करने का दबाव होता है तो हमारा सर्वाइवल ब्रेन सक्रिय हो जाता है। ये दिमाग का वो हिस्सा है जो हमें सिर्फ खतरे से बचाने पर ध्यान देता है। ये बहुत संकीर्ण सोचता है। और रचनात्मकता के लिए तो खुली सोच चाहिए। हाँ, उसके लिए एक्सप्लोरेटरी ब्रेन की जरूरत होती है। वो हिस्सा जो खोजबीन करता है, प्रयोग करता है और दूर की चीजों को जोड़ता है। दबाव और खोज एक साथ नहीं चल सकते। तो रचनात्मक होने के लिए हमें दबाव हटाना होगा, पर कैसे? इसका एक अभ्यास है। रोज कोई एक काम बिना किसी नतीजे की उम्मीद के करें, बस प्रक्रिया का आनंद लेने के लिए। कुछ ऐसा सीखें जो पहली नजर में बेकार लगे, जिसका आपके करियर से कोई लेना देना ना हो। जैसे कोई वाद्य यंत्र बजाना सीखना या स्केचिंग करना। हाँ, या बस बैठकर पहेलियां सुलझाना। ये दिमाग को खेलने की इजाजत देता है और अप्रत्याशित कनेक्शंस बनाने में मदद करता है। ये तो बिल्कुल तेज दिमाग वाले सिद्धांत से जुड़ता है। जैसे वहां हम थिंकिंग गैप्स की बात करेंगे, यहां भी वही खाली जगह, वही दबाव मुक्त माहौल रचनात्मकता को जन्म दे रहा है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये खाली जगह या थिंकिंग गैप ही हमारे 5वें सिद्धांत का मूल है, यानी तेज दिमाग। हाँ, और यहाँ का विचार एक बहुत आम धारणा को चुनौती देता है। एक तेज दिमाग एक भरा हुआ दिमाग नहीं होता। लेकिन आज के दौर में तो हर कोई ज्यादा जानकारी को ही होशियारी मानता है। वहाँ जानबूझकर रुकना या कम जानना, क्या ये हमें पीछे नहीं छोड़ देगा? ये एक बहुत बड़ा भ्रम है। जानकारी का अधिभार यानी इंफॉर्मेशन ओवरलोड एक तरह का मानसिक मोटापा है। हम लगातार जानकारी खाते जा रहे हैं, सोशल मीडिया, न्यूज़, वीडियो, लेकिन उसे पचाने का यानी उस पर चिंतन करने का समय नहीं निकाल रहे हैं।
वो गहरी समझ जानकारी इकट्ठा करने से नहीं, बल्कि उस पर रुककर सोचने से आती है। उस लकड़हारे की कहानी की तरह हम्म, जो जंगल में लकड़ी काट रहा था। हाँ। बाकी सब लकड़हारे बिना रुके लगातार कुल्हाड़ी चला रहे थे, लेकिन ये लकड़हारा हर घंटे थोड़ी देर के लिए रुकता था और अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज करता था। दूसरों ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन दिन के अंत में उसने सबसे ज्यादा लकड़ी काटी थी। क्या बात है, वो रुकावट ही उसके काम का सबसे जरूरी हिस्सा थी। यही बात हमारे दिमाग पर भी लागू होती है। तो इसका अभ्यास कैसे करें? इसका अभ्यास भी सीधा है। कुछ भी नया सीखे फिर रुके और उसे किसी बच्चे को या एक काल्पनिक बच्चे को सरल भाषा में समझाने की कोशिश करें। ये आपको बताएगा कि आपने वास्तव में कितना समझा है। और दूसरा, सोशल मीडिया पर बिना सोचे समझे स्क्रॉल करना कम करें और अपने दिन में सोचने के लिए खाली समय यानी थिंकिंग गैप्स बढ़ाएं। बिल्कुल। इसका परिणाम है तेजी से और बेहतर निर्णय लेना, बेहतर याददाश्त और विचारों में जबरदस्त स्पष्टता। और जब हमारा दिमाग इतना स्पष्ट और तेज हो जाता है तो हम अपने जीवन के सबसे बड़े सवाल पर ध्यान दे सकते हैं कि क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं। हाँ, और ये है हमारा छठा और अंतिम सिद्धांत, जीवन का संरेखण। बिल्कुल। और इसका मूल विचार है, अधिकांश दुख गलत दिशा में किए गए प्रयास से आते हैं। हमारी ज्यादातर ऊर्जा दूसरे लोगों को, परिस्थितियों को या नतीजों को नियंत्रित करने की कोशिश में बर्बाद हो जाती है, जो चीजें असल में हमारे नियंत्रण से बाहर हैं। हाँ, और ये निराशा और थकावट की ओर ले जाता है। इसके लिए एक बहुत खूबसूरत कहावत है, सूरज अंधेरे का पीछा नहीं करता, वो बस चमकता है। वाह! और उसकी चमक से ही अंधेरा खुद ब खुद दूर हो जाता है। हमें अंधेरे से लड़ना नहीं है, हमें अपना प्रकाश बढ़ाना है। क्या बात है। तो किसी भी काम को करने से पहले खुद से 2 सरल सवाल पूछें। पहला, क्या यह मेरे नियंत्रण में है? अगर जवाब नहीं है तो इसे जाने दें। दूसरा, क्या यह उस व्यक्ति के अनुरूप है जो मैं बनना चाहता हूं या बनना चाहती हूं? अगर जवाब नहीं है तो यह आपके मूल्यों के खिलाफ है। और इन 2 सवालों के जवाब आपको बता देंगे कि कहाँ अपनी ऊर्जा लगानी है और कहाँ नहीं। इसका नतीजा आत्मविकास के लिए बहुत गहरा है। इससे आत्मविश्वास बढ़ता है, आत्मसम्मान बढ़ता है और एक ऐसी आंतरिक शक्ति पैदा होती है जो बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती। तो इन सभी 6 सिद्धांतों को अगर हम एक साथ देखें, मानसिक शांति, अच्छा स्वास्थ्य, गहरी नींद, रचनात्मकता, तेज दिमाग और जीवन का संरेखण, इन सबको एक मास्टर सिद्धांत जोड़ता है। बाहरी तौर पर नहीं बल्कि आंतरिक रूप से धीमे हो जाओ। इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक सुस्त जीवन जिएं। आप तेज जीवन जी सकते हैं, कड़ी मेहनत कर सकते हैं और बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, बस बिना किसी मानसिक शोर के, बिना अंदरूनी घर्षण के। और इसे हासिल करने में मदद के लिए एक बहुत ही छोटी रोज की 10 मिनट की दिनचर्या भी है। 2 मिनट धीमी गहरी सांसें लेना, 3 मिनट बस शांत बैठना, कुछ भी ठीक करने की कोशिश किए बिना, 3 मिनट धीरे धीरे टहलना, अपने आसपास को महसूस करते हुए, और अंत में 2 मिनट इस बात पर चिंतन करना कि आज का दिन कैसा रहा और आप कैसा महसूस कर रहे हैं। बस 10 मिनट। बस 10 मिनट। और अंत में एक अंतिम सत्य याद रखने जैसा है जो इस पूरी बातचीत का सार है। शांतिपूर्ण लोग समस्या मुक्त नहीं होते, वे प्रतिरोध मुक्त होते हैं। वाह! समस्याएं जीवन का हिस्सा हैं, वे आएंगी और जाएंगी। असली शक्ति इस बात में है कि हम उन समस्याओं का प्रतिरोध किए बिना उन्हें स्वीकार करके अपना रास्ता कैसे बनाते हैं। तो इस चर्चा के बाद एक विचार हम सब सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। अगर आज से केवल एक ही आंतरिक प्रतिरोध को छोड़ने का फैसला किया जाए, चाहे वो किसी पुरानी बात को लेकर हो, किसी व्यक्ति को लेकर हो या अपनी किसी आदत को लेकर, तो वो कौन सा होगा? और उस एक बदलाव से जीवन के किस हिस्से में सबसे ज्यादा ऊर्जा मुक्त होगी?